बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर वकला एहतजाजों के बावजूद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और इजलास में जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी साहब, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को भी एलिवेट करके कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट लगा दिया गया है। अब यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग ये है कि चार जो रुकन हैं कमीशन के, बैरिस्टर गौहर साहब, अली जफर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब की जानिब से बायकॉट किया गया। वो उठ कर चले गए, इस सारे मामले का हिस्सा नहीं बने। बट इवन देन कुछ भी असर नहीं पड़ा एहतजाज का। वकला का एहतजाज भी आज इस्लामाबाद में हुआ, लाठीचार्ज हुई, टीयर गैस चली, वकला डिवाइडेड दिखाई दिए। बड़ी बार जो हैं वो आज के कमीशन के इजलास के हक में थे कि इजलास होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन बहुत इवन है, बट एट द सेम टाइम कुछ आज़ाद वकला, रियासत अली आज़ाद साहब जैसे, फैसल सिद्दीकी साहब जैसे, मुनीर मलिक साहब जैसे, अली अहमद कुर्द जैसे बहुत सारे वकला जो हैं पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होकर आज उन्होंने एहतजाज भी किया इस्लामाबाद के अंदर। बट एहतजाज की वजह से भी कोर्ट के किसी जज के किसी कमीशन के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और जो करना था वो कर लिया। कहानी बढ़ती है नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के फ़यूज़ बरक़ात का सिलसिला जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए मौजूदा हुकूमत ने, वो जो जिस तरह कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई कोर्ट्स हो जाए और अब सुप्रीम कोर्ट हो जाए, तो उसके बाद क्या हुकूमत अपनी मकबूलियत बढ़ाने में, या हुकूमत जो है वो अब बड़ी पसंदीदा हो जाएगी? क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो गवर्नमेंट की बैक पे खड़े होंगे कि PMLN पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये बेहतरीन हुकूमत है, हम इनकी बैक पे खड़े हुए हैं? तो सवाल बड़ा सादा सा और जवाब भी बड़ा सादा सा है कि आप जिस तरह भी इस तरह के इक़दाम करते जा रहे हैं, आई वंडर कि आप इससे मकबूलियत या अवामी हिमायत भी हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर में जनाब अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन करेंगे। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, ठाक, तमाम तर शुक्रिया। मुखालफत के बावजूद, तमाम तर एहतजाज के बावजूद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ, जजेस की तैनातियाँ भी हो गई, एलिवेशंस भी हो गई। सर, 26वीं आईनी तरमीम के फ़यूज़ बरक़ात का सिलसिला जारी है। देखिए साकिब, तमाम तर एहतजाज आप नहीं कह सकते, तमाम तर मुखालिफत नहीं कह सकते जी। मुखालिफत करने वाले एक मखसूस जमात के लोग हैं, मखसूस एजेंडे वाले लोग हैं। जब भी पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी करना है, जब पार्लियामेंट कानून साजी करती है, ये लोग आपको एहतजाज पर मुसर नजर आएंगे, एहतजाज करते नजर आएंगे। जब भी पाकिस्तान तरक्की करेगा, कोई मेहमान आते हैं, ये लोग आपको, यही तबका, यही फिरका आपको एहतजाज करते हुए नजर आएगा। आज फिर जुडिशल कमीशन ना आज का बना है, ना कल का बना है, ना परसों का बना है। आइन का आर्टिकल 176 इसको डिस्क्राइब करता है कि जुडिशल कमीशन एक आईनी दस्तूरी फोरम है और ये इसका 26वीं आईनी तरमीम से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले से बना हुआ है। तो जुडिशल कमीशन का इजलास आइन के मुताबिक हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ अली जफर साहब, सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब और उनकी पार्टी के वकला को नहीं सर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी सीनियर प्यूनी जज हैं सर। तो फिर मुझे तो सबसे पहले इस बात की समझ नहीं आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर वो इजलास मौखर करने के लिए खत लिख चुके हैं तो फिर आज उनके जाने की जरूरत क्या थी? शायद वो अपना एहतजाज ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहते हैं। फिर तो उनको जाना नहीं चाहिए था। या अगर वो गए हैं, मुझे ये बताइए, इसमें कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है कि मतलब कोई तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दे रखी है तो आप इसको फिलहाल मौखर कर दें। नो, तहरीक इंसाफ के लिए मुल्क की कानून साजी रुकेगी, इंसाफ का निजाम रुक जाएगा, तहरीक इंसाफ के लिए जमहूरियत रुक जाए, तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का पहिया रुक जाए। क्यों? बात क्या है? इख्तियार साहब, मुनीर मलिक साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, सर इनका किसी सियासी जमात के वकील तो नहीं है ना? ये तो इंडिपेंडेंट वकला हैं जो आइन के लिए, कानून के लिए एहतजाज कर रहे थे। आप चंद लोगों के नाम ले रहे हैं। मैं पाकिस्तान बार की बात कर रहा हूँ, मैं खैबर पख्तूनख्वा बार की बात कर रहा हूँ।
मैं बलूचिस्तान बार की बात कर रहा हूँ, मैं दीगर बार्स की बात कर रहा हूँ जो वुकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं। क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है? नहीं बिल्कुल है सर, क्या बिल्कुल है। मैं क्या उनकी कोई से नहीं है, या वो नुमाइंदा लोग नहीं है? क्या हम इनको, जो नाम आपने लिए हैं, क्या इनको हम मान ले के ये वुकला के नुमाइंदा लोग हैं, तो फिर उनकी हैसियत तो खत्म हो गई। लेकिन अगर वो नुमाइंदा लोग हैं और तंजीमें हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये इत्तेफाक इन्होंने वैसे भी नहीं करना। ये कंपनी की मशहूरी के लिए ये लोग लगे रहेंगे। 4 साल की हुकूमत रहती है और ये तमाशा आप हर हफ्ते देखते रहेंगे और ये चलता रहेगा। ये द शो मस्ट गो ऑन वाला सिलसिला है। आप पावे कुछ भी कर लो, दूध शहद शराब की नहरें बहा दो, मार्बल लगा दो, जो मर्जी कर दो, लोगों के घरों में मनोसलवा भेजना शुरू करो, ये तबका, ये फिरका आपको फिर भी एहतजाज करता हुआ नजर आएगा। इनके पल्ले इसके अलावा न कोई दूसरा काम है, ना ही कोई दूसरा एजेंडा है। अच्छा इख्तियार साहब, आपको लगता है कि कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ सुकम रह गए हुए हैं, कुछ गलतियां कोताहियां रह गई? डू यू थिंक सो? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक वाहिद अल्लाह का कलाम है कि जिसमें कोई जेर जबर पेश की भी गुंजाइश नहीं। इंसान के बनाए हुए कवानीन में जरूर उसमें ऊंच नीच कमी ये हो सकती है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि जब आईन साजी और दस्तूर साजी का वक्त आए तो आप बोलें कि हम ड्राफ्ट से तो मुत्तफिक हैं, लेकिन हम इसमें वोट में शरीक नहीं होंगे। बैठो, आप सियासी पार्टी हो, पार्लियामेंट का हिस्सा हो, लोगों ने अगर आपको वाकई में वोट दिया है, आप जनरल फैज की बाकियात नहीं है, आप छतरी से नहीं उतरे, तो फिर बैठे बात करें, डिस्कस करें, और पार्लियामेंट में डिस्कशन से ही बातें निकलती हैं। मैं बिलीव करता हूं इस बात पर। इससे पहले मैं 2 टॉक शोज में कहीं बैठा हुआ था, पीका एक्ट का जिक्र आया, मैंने वहां पर ये बात खुलेआम की कि हमारे काम में उससे आपको इख्तिलाफ हो सकता है, उसमें कोई फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं है। हम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं यार, हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारा दिया हुआ इस मुल्क में बहुत कुछ है। हमारा किया हुआ अगर आप इस मुल्क से निकाल लें तो यहाँ पर आपके पास खंडरात ही बचते हैं। इख्तियार साहब ज्वाइन किए, इन चीजों को आप बैठकर हमारे साथ डिस्कस करें। तो पीका एक्ट में उसमें भी नहीं, आज तारड़ साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि उसके ऊपर भी मुशावरत जारी है, रेगुलर जो है स्टेक होल्डर उनसे मुशावरत जारी है। हमें इधर सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया। इधर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज एहतजाज की कॉल थी वुकला की, मैं ILF के वुकला ढूंढता रहा डी चौक में, मैं इधर सिद्दीक साहब को ढूंढता रहा, बैरिस्टर गौर साहब को ढूंढता रहा कि ILF ने भी कहा हुआ था कि वुकला एक्शन कमेटी के साथ हम एहतजाज करेंगे। सर आप लोग नजर नहीं आए मुझे। तो देखिए, असूली तौर पर वजह ये है, एक तो हमारी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, चौधरी इश्तियाक साहब वहां पर मौजूद थे, चूंकि ये कॉल ILF की नहीं थी, ये वुकला की कॉल थी। जी, वुकला एक्शन कमेटी की कॉल थी, लेकिन ILF को भी इनकरेज किया गया था कि आप भी हिस्सा बने इसका। नहीं, बिल्कुल। हम देखें ना, पहले तो ये कि इस तरह का इंप्रेशन हम नहीं देना चाहते थे कि हमने कोई, हमारे कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है जी। ये एक इंडिपेंडेंट कॉल थी। और पाकिस्तानी तारीख में अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, जजेस पैक करना। आज के आप समात से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि यानी 2 जजेस यानी 13 वोट हैं जी। ये डूमरने का मकाम है जिसने आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम बनाई है। और वोकला बरादरी जो इंडिपेंडेंट सारे मामले, मेरा तो आज क्योंकि पीका लॉ चैलेंज किया था, यानी मुल्क के लिए क्या कुछ दिया है वो खंडरात ही हैं और कुछ नहीं है मुल्क के लिए। यानी ये पीका लॉ का मकसद क्या है मैं उसमें बाद में आऊंगा, पर आपके सामने असल बात रख दूं। 13 लोग हैं जुडिशल कमीशन में जी। 8 लोगों को पूछते वक्त हैं, यानी आपकी मुकर्रना 2 तिहाई अक्सरियत इनको बना दी गई। जनरल फैज की बाकियात नहीं बनाई और किसने बनाई है? जनरल फैज की बाकियात ही थी ना, जो इमरान खान को गिरा कर लेकर गए, जनरल बाजवा ने गिराया, वो बाकियात ही तो थी। उन्हीं की बाकियात में जाकर उन्होंने बैठकर क्या किया वो आपने सारा देख लिया। तो उन्हीं बाकियात ने पकड़कर 26वीं आईनी तरमीम बनाई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस जुडिशल कमीशन के अंदर मुकर्रना भी इनकी, इंतजामिया भी इनकी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अथॉरिटियां, तबाही और बर्बादी कर दी। कोई ऐसा शोबा छोड़ा है जो उन्होंने, यानी मुल्क की तरक्की की बातें करते हैं। सर कल को आपकी हुकूमत आनी है तो आप इसी सारी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी आप लोग होंगे? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता।
हम ऐसी किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। सर पीका में तरमीम आप लोग भी लाने की कोशिश करते रहे, जब 18 के बाद आपकी गवर्नमेंट बनी आप लोग भी पीका में तरमीम लाने की कोशिश करते रहे। राय साहब यही तो फर्क है। अब आपके सामने मैं ये भी साबित कर दूंगा। पहले तो जनरल फैज की जो बाकियात की बात करते हैं वो खत्म कर दूं जी। 21 साल लगे इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट को इक़्तिदार में लाने में, 21 साल। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, वाह वाह, चले कम से कम मान लिया आपने कि एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मैं मजाक बना रहा हूँ ना, उस एस्टैब्लिशमेंट का मजाक बना रहा हूँ। जो कह रही है 21 साल लगाए, जब एस्टैब्लिशमेंट लाना हो तो कैसे लाती है? पीपल्स पार्टी पैट्रियट, मुस्लिम लीग काफ, तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान चंद दिनों में, महीनों के अंदर ये करती है एस्टैब्लिशमेंट। तो ये जो ज़हन में निकाले ना, ये मिसाल तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, ये मिसालें ना दे। सिद्दीक साहब उनके साथ इलेक्शन में क्या हुआ है आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि 2-2 4-4 मेंबर उनके जीते हैं। सारा जो है सच पता है, जितने भी जीते हैं 17 सीटें से लेकर वो सारा एक बम्बा था ना, एक ग्रोह था ना। यानी वो कमाल की बात है, जब इमरान खान की हुकूमत आई आरटीएस बिठाया गया। किस लिए बिठाया गया? अगस्त 2018 के अंदर, ताकि इनको मेजॉरिटी ना मिले। मेजॉरिटी होती तो ये देखे ना, ये यानी चंद सीटें लेकर इस वक्त 2 अक्सरियत लिए बैठे हैं। और कमाल की बात है कि सिर्फ 8 में सर सारे इकट्ठे जो नहीं वो सारे इकट्ठे हो गए। पीपल्स पार्टी साथ है, एमक्यूएम साथ है, वो इकट्ठे हो गए ना। आप यार आपको पता है फेविकॉल का पता है, वो बॉन्ड, समझ बॉन्ड इसको कहते हैं। फेविकॉल को बांध के रखा हुआ है। जिस दिन फेविकॉल कमजोर पड़ गई, फेविकॉल है मजबूत है वैसे इस दफा फेविकॉल। इख्तियार साहब, सिद्दीक साहब तो कह रहे हैं फेविकॉल ने आप लोग को जोड़ के इकट्ठे रखा हुआ। जिस दिन फेविकॉल कमजोर पड़ गई आप लोग हुकूमत गई। ये असल में ये बेचारे हुकूमत में आए थे जी, और क्या आए थे, इनको लाया गया था। वो जनरल फैज वाली बात इनको बड़ी अच्छी लगी ना मेरी। वो जो हकीकत होती है ना, सच बड़ा कड़वा होता है, तो वो इनको लगा है, मुझे पता लग गया है। जितना इन्होंने तबसरा उसमें किया है, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि निशाना जो है वो सही लगा, तीर निशाने पे जाके बैठा है। नारिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर 1 साल हो गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज 10 फरवरी को आप और मैं बात कर रहे हैं। सर आज भी हम फॉर्म 45-47 की बहस में फंसा हुआ है ये मुल्क। देखिए इवन गवर्नर पंजाब जिन्होंने वोट दिया आपके वजीर आजम को, पीपल्स पार्टी, उनके गवर्नर ने कह दिया कि फॉर्म 47 की कम। देखिए उस गवर्नर की बात ना करें, एक गवर्नर की आप बात लेके उठते हैं, पूरी पीपल्स पार्टी उसके अलावा जो हक में बात करती है वो कुछ और है। गवर्नर का एजेंडा छोड़ दे, गवर्नर जो है वो उस बेचारे की ड्यूटी, अगर वो इतना बयान भी ना दे तो किसको क्या पता चलेगा कि पंजाब में गवर्नर आईनी ओहदा है। सर इतना बड़ा ओहदा, आईनी ओहदा है। गवर्नर इज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, बैठा रहे, बस इतना ही करता है ना, बेचारा बयान ही देता है। तो उसके बयान पे हम अगर बर्दाश्त कर रहे हैं और हम बुरा नहीं मानते तो आपको भी नहीं मानना चाहिए। नहीं सर, हमें तो कोई बुरा नहीं लगता, हमको क्यों बुरा मानेंगे उनका। अच्छा, आपने बात की इसकी कि 1 साल गुजर गया जी, मेरे ख्याल में क्रेडिट देना चाहिए वो पाकिस्तान जो आज से 2022 अप्रैल मई में जब इनकी हुकूमत पीटीआई की जी आईनी दस्तूरी तरीके से फारिग की गई थी अदम एतमाद के जरिए, उस वक्त पाकिस्तान टूटने की आवाजें लग रही थी। अगर मैं गलत कह रहा हूं साकिब तो आप मुझे टोक दीजिए। अगर इमरान खान ने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, ये 3 टुकड़े हो जाएगा, तो मुझे टोक दें। इमरान खान ने इस मुल्क को श्रीलंका और सोमालिया बनाने की बातें करने लग गया था। आज अगर हम जहां पे खड़े हैं, हमने उस वक्त ये बात की थी कि हम अपनी पॉलिटिकल स्टेक सारे आग में झोंक रहे हैं और हमने उसको दांव पे लगा के, वो याद रखें कि 2 महीनों में न महंगाई होती है और न कोई चीजें सस्ती होती है। इनकी हुकूमत जाने के 2 महीने बाद ही आपने देखा कि पेट्रोल कहाँ पे खड़ा हुआ, बिजली कहाँ चली गई है, शेख उर्दुनोश कहाँ जाने लग गई, और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ तक आ गए कि अजहर सिद्दीक जैसे हमारे भाई दोस्त जितने थे ये कहते थे कि पाकिस्तान आज शाम को टूट जाएगा और कल शाम जो है तो ये दिवालिया हो जाएगा। इस तरह की बातें ये करते थे कि ये जी एलसीए नहीं खुल रही है इनकी, मुल्क तो दिवालिया हो गया है। ये सब तो हो रहा था ना एट दैट टाइम, ये सब हो रहा था। आज 1 साल के बाद आज आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17.5 अरब से तजावज कर गए हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज जो इनसे हमने 22,000 पे लिया था, आज वो 1.25 लाख पे खड़ा है। आज वो इन्फ्लेशन जिसकी ये
ऐसे ढोल पीटते थे ना, ढोल गले में डालकर ये पीटते होते थे कि जी महंगाई 34% पे पहुंच गई है, महंगाई 36% वो भी हुई थी सर, ऑन रिकॉर्ड हुई थी। 33% आज सिंगल डिजिट पे 4 और 5% पे आ चुकी है। सर वैसे आज की खबर है, आज सारे अखबारों ने लगाई है, घी और चीनी फिर महंगी हो गई, रमजान की आमद है। ये देखिए, मेरी बात सुने, ये लोकल न्यूज को आप इंटरनेशनल न्यूज और बड़ी न्यूज के साथ मत। सर मैं आम आदमी हूं ना सर, मैंने चाय पीनी है, मुझे चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, खाना बनाना है, घी चाहिए सर, मैं तो आम आदमी हूं ना। मैं भी आम आदमी हूं, मैं आसमान से नहीं उतरा, मैं मरीख पे नहीं रहता, किसी जमीन पे रहता हूं, और मुझे भी जमीन तो के सर भाव मैं तो अपनी जरूरतों की बात करूंगा ना आपसे। सुन लेना, सुन, आप किसी दूसरे बाजार में चले जाएं, वहां जहां पे सस्ता मिलता है सर, और हम उसके लिए सस्ता बाजार भी लगा रहे हैं। इस बार तो वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर के प्रोग्राम को खत्म करके बाकायदा पूरे मुल्क को यूटिलिटी स्टोर बनाने का एक प्लान बनाया, जो अल्लाह करे सर सस्ती हो पूरे पाकिस्तान के लोगों को वो पसंद आएगा। जिस तरह बैरून मुल्क इस्लामी मुल्कों में होता है, उस तरह उस तर्ज पर हम चीजों को सस्ता करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि आज न पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है, आज न पाकिस्तान सोमालिया हुआ है, न पाकिस्तान टूट रहा है, अल्लाह ने इसको बचा लिया। इसके दुश्मन सारे जो है, वो जो जिन्होंने मदीना की सरकार के जियारत में तमाशा लगाया था, वो खुद तमाशे बन गए हैं और पाकिस्तान दिन दुगनी तरक्की कर रहा है। मेरे ख्याल में हमें शहबाज शरीफ को, उसकी टीम को और उसकी हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए कि हम अजहर साहब भंवर से हम अजहर साहब, पाकिस्तानी तो हम सब है ना, पाकिस्तान तो हम सब का है, हुकूमत कोई भी हो अगर अच्छा काम करे तो हमें क्रेडिट तो देना चाहिए सर। वो जिस तरह इख्तियार साहब कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल होगी, रिजर्व्स हमारे बढ़ गए, स्टेबिलिटी आ रही है, तो सर क्रेडिट क्यों नहीं देते आप लोग? अच्छा मैं बताऊं आपको, कभी आपने सोचा है कि आज आपके साथ इंडिया है ना जी, 3 रुपए 18 पैसे का रुपया है उनका, हमारे 3 रुपए 18 पैसे बनते हैं जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा 1 रुपया होता था, 90 पैसे होते थे, उनका 1 रुपया होता था। सर वो छो, तुम बांग्लादेश की गल करो, टके की गल करो। मैं अब चले अफगानिस्तान चले जाते हैं ना। अच्छा। जब हम गए थे 140 रुपए डॉलर था, पेट्रोलियम की कीमतें कंट्रोल थी, महंगाई कंट्रोल थी, एक्सपोर्ट आपकी कहां चली गई थी, लोकल इंडस्ट्री बूम कर रही थी। इनसे सिर्फ इतना पूछ लें कि जब ये आए थे उस वक्त क्या रेट थे सर, उसका भी कंपैरिजन कर दीजिए। टिकटॉक पे तस्वीरें बनाकर, अखबार में बड़े बड़े आधे सफे का तस्वीर लगाकर, कौम का अरबों रुपया जाया करके, कोई पूछने वाला ही नहीं इनको। यानी अखबारी इश्तिहार के अलावा कोई है? अभी देखे हैं, अभी आप देखिएगा रमजान आने वाला है ना, मैं पिछले 20 सालों से कोशिश कर रहा हूं कि चीनी की कीमतें कंट्रोल हो जाएं, आटे की कीमतें कंट्रोल हो जाएं। अभी ये आपके सामने चीनी का क्या हाल है, घी की देखे ताजा तरीन कीमत क्या हो चुकी है यार, खुदारा महंगाई। अच्छा मिसाल क्या देते हैं, यानी 3 सालों से तो ये महंगाई कंट्रोल ना कर सके, आगे आप बताएं सिंगल डिजिट पे आ गए, और सिंगल डिजिट पे तो कागजों में आपके अपने सरकारी महकमे हैं। अवाम से पूछे जाकर, आईना निकालें अवाम के साथ, रेफरेंडम करा लें इसके ऊपर। सर जाते जाते ये बताइए मुझे अदर साहब, साल हो गया फॉर्म 45 47 की बहस के, आगे भी सुननी है मैंने और पाकिस्तान के मामले। देखिए मैं एक बताता हूँ आपके सामने, आप जरा बात को समझिएगा जी। इस मुल्क का दिवालिया कर छोड़ा है, इस मुल्क का सत्यानाश कर छोड़ा है। एक अदलिया बची थी, अदलिया का भी अब दुआए मगफरत कर सकते हैं उसके लिए। सर मैं उसमें दुआए मगफरत में आपके साथ शामिल हूं, और मैं साथ ये भी शिकवा भी करूंगा, या मैं ये अपनी ऑब्जर्वेशन भी रखूंगा कि आज मुझे ILF और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या सिविल सोसाइटी वकला के साथ नजर कोई नहीं आई डी चौक में। नहीं यार देखिए, ये बात नहीं है, बात बड़ी वाज़ेह है। अभी अब लाइव मूवमेंट शुरू हो रही है ना, तब देखिएगा। हमने तो बताना ये था, कल यही आना था कि ILF सारी आ गई, बाकी वकला नहीं थे। आज आप जैसे लोग ना, एक इंडिपेंडेंट राय रखने वाले लोग बता रहे हैं ना। और सर ILF ने कॉल दे रखी थी, साथ जाना है, आप लोगों ने कॉल दे रखी थी। सुने ILF के देखिए जो लोग मौजूद थे वहां पर, वो अपनी जगह आने वाले दिनों में देखिएगा ना। लेकिन बात जो है ना, हमने ये चीज एस्टेब्लिश कर दी कि आम आदमी, साकिब जरा मैं फाइनल कमेंट देना चाहूंगा, के पीछे है। और इंशाल्लाह बेफिक्र रहिएगा, याद रखिएगा 26वीं तरमीम रहने दी। जिन चेहरों ने ये बनाया उनके चेहरों पे स्याही मली जानी है, और ये अदालतें सिर्फ एक सहारा थी। अब मैं आप बता दें वो कितने केसेस खत्म हो गए, जो बड़ा बात नहीं, पेंडेंसी वाला तो उधर का उधर है, पेंडेंसी वाला इशू तो वहां का वहां है। ये वो आईनी बेंच बनाने थे, हाईकोर्ट में क्यों नहीं बनाए? लाहौर हाईकोर्ट नहीं बना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं बना, और वो
आई थिंक सिग्नल का। जी इख्तियार साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए मैं आपको बताऊं ना, ये फार्म 45 और 47 वाला ये इनकी ढोलक है ना, ये राग ये अलापते रहेंगे और ये चलता रहेगा। 4 साल की हुकूमत है, अगर ये नहीं कहेंगे तो ये क्या करेंगे? ये बेचारे तो फारिग हो गए, इनके तो करने का कुछ काम नहीं रहा। एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, ले दे के आ जाके उसी पे चढ़ दौड़ते हैं। वहां पे भी आपने देख लिया कि सवाबी में इनका जलसा हुआ। मैं नहीं कहता हूं कि वो कामयाब था या नाकाम था, आप खुद ही देख लें कि सर मैं वहीं पे था 2 दिन, मैं सर वहीं पे था 2 दिन। और ये बात ये कर रहे थे ना कि पूरा योम स्याह मनाएंगे। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर फार्म 47 की हुकूमत पूरे मुल्क में लानी इतनी आसान है, तो अगर पंजाब में लाई जा सकती थी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं लाई जा सकती? फिर यहाँ पर क्यों इनके, और जो लोग इनके, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो लोग इनके जीत चुके हैं तो क्या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के पास एफिडेविट जाके लिख कर आए हैं? ये तो सर बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है, जो एफिडेविट वाला आर्ग्यूमेंट है, ये बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर ये बात इनकी दुरुस्त मान लूं तो फिर तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने अरकान असेंबली हैं, नहीं सर सारे नहीं, कुछ सारे नहीं सर, कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन बेस बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन बेस बता रहा हूँ, सारे नहीं कुछ। मेरी बात सुन लेना जी। इनके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं जो फेल हुए, कहते हैं हमसे एफिडेविट मांगा गया, हमने नहीं दिया तो हमें फेल कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के जिस बंदे ने एफिडेविट लिख कर दी है तो वो असेंबली का इसका सर मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर सारे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, पीटीआई हो जाए, पीएमएल हो जाए, सारी इस्टेब्लिशमेंट देने। फिर तो वो वाली बात हो गई। सर एक ब्रेक ले रहा है, थैंक यू वेरी मच अजहर साहब, थैंक यू इख्तियार साहब, वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो यही 26वीं आईनी तरमीम और आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास के अंदर जो हुआ है, जिस तरह 4 अरकान ने बाइकआउट किया है, क्या ये बाइकआउट और ये रविश, ये रिवायत फर्दर प्रोलॉन्ग होगी इन डेज टू कम? रिप्रिकॉशंस क्या क्या हो सकते हैं, असरात क्या क्या होंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। एज ए सेड इन ओपनिंग, जुडिशल कमीशन का इजलास और इख्तलाफात के बावजूद 4 कमीशन के अरकान जो थे उनके इख्तलाफात के बावजूद, बाइकआउट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनाने की मंजूरी भी होगी। जो नए जजेस ऐड होने थे वो ऐड भी हो गए। क्या ये जो डिवीजन है और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल है, इसमें कोई तब्दीली इन जजेस के एडिशन के बाद कुछ दिखाई देगी या ये रिफ्ट आगे भी चलती दिखाई देगी? इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब, माहिर कानून हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब माहिर कानून हैं। ज़ुबैरी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर बहुत सारी खतूत भी लिखे गए, बहुत सारी रिजर्वेशंस का इजहार भी किया गया, आज वकला की जानिब से एहतजाज भी किया गया। सर कुछ नहीं सुना गया और जो कमीशन का इजलास होना था हुआ, जो कार्रवाई पूरी करनी थी, जो मंजूरी देनी थी दे दी गई। सर इसके कोई रिप्रिकॉशंस भी आएंगे इन डेज टू कम? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कमीशन के मेंबर थी उनकी नहीं सुनी गई तो बाकी तो दूर की बात है। आप खुद देखें, आपने खुद ही फरमाया कि अभी 2 जज साहिबान उसमें से उठ के चले गए। 2 अफसुना पार्लिमानी मेंबरान थे, उन्होंने बॉयकॉट किया कि उन्होंने खत लिखा हुआ था कि जी आप इसको मौखर करें जब तक 26वीं आईनी तरमीम का केस का फैसला नहीं हो जाता कि आइन के मुताबिक है या नहीं है। और फिर इन्होंने उसके बावजूद मेजोरिटी से, उसमें क्वाइट सरप्राइजिंग, उसके बावजूद जबकि लोगों ने बॉयकॉट किया हुआ था, उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसमें लिखा बाय मेजोरिटी से ये जजों की, यानी उसके अंदर जो रह गए थे, जो मौखर भी नहीं करना चाहते थे, उनमें भी इख्तिलाफ था। आप देखिए जो उसका आया था, यानी उसमें, और मैंने सुना है कि फॉर अ चेंज के हमारे बार काउंसिल के मेंबर जो है, जो हमारी तरफ से नुमाइंदा है हमारे, उस पे उन्होंने और एक जज साहब ने इख्तिलाफ किया एक जज के अपॉइंटमेंट में। तो ये सुनने में आ रही बात है, लेकिन जब मिनट्स अगर मिलते हैं तो फिर हम इसकी तस्दीक कर सकेंगे। देखिए जो आपने बात की, देखिए जुडिशरी डिवाइड है। 26वीं आईनी तरमीम ने, जो पार्लियामान ने, जो पीसीओ ने भी नहीं कर सका, पीसीओ के जमाने में जो मार्शल लॉ का बदतरीन जमाना था, जिसने आइन और कानून से खिलवाड़ की थी, जिसको 18वीं तरमीम से बहुत सही करने की कोशिश की गई, आपको याद होगा, जो ज़ियाउल हक साहब की तरामीम थी या जनरल मुशर्रफ साहब की। तो आप देखिए कि उसके बावजूद ये तरमीम जो की गई, जो करवाई, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान जो है पहले भी फॉर्म 47 की पैदावार है और इनके ये आजाद नहीं है। बात तो ही करते हैं हम सुप्रीम है जी, हमारा आइन सुप्रीम है। आइन के सुप्रीम के अंदर हमारी सेपरेशन ऑफ पावर है कि आपके 3 जुज हैं, उसके अंदर एक तवाजुन रखा गया है, उसका टोटल बिगाड़ के रख दिया। अब जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं
आप देखिए अभी हमारा क्या मौक़िफ़ क्या था, 26 आयत तरमीम आपने नोटिस इशू कर दिया, आपने लिखवाया 3 हफ्ते में लगेगा, लेकिन जो ऑर्डर आया लिख के उसमें 3 हफ्ते का जिक्र ही नहीं है। आप इंतजार कर लेते, मौखर कर देते आपके जी, जब तक ये तरमीम का फैसला नहीं, आप कल उस केस को लगाएं, सुनवाई करना शुरू करें और उस पर फैसला कर दें। फुल, अब जब देखिए, अब ये हमारा जो एक इंप्रेशन है कि ये फुल कोर्ट का एक पैकिंग ऑफ द कोर्ट हो रही, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर से देखिए जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, बहुत उनमें बेहतरीन जजेस हैं। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आपने 6 जज अपॉइंट हुए हैं, आप करा दें 8 नहीं हुए, एक को एक्टिंग के लिए कहा गया है, वो भी अंडर आर्टिकल 181 वो सवाबदीद जो होती है सदर पाकिस्तान की होती है, कितने अरसे के लिए वो करेंगे। ये सारा गेम हो रहा है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस वहां बना दिया जाए, जो आप पेशावर में भी आप देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब कि जुडिशरी को इस तरह से कंट्रोल करना। देखिए, और कल जो हमारे भाई मेरे बहुत मोहतरम है और बहुत अजीज है मेरे बैठे हुए, इन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट इशू की कल कि जी वो और सुप्रीम कोर्ट बार के, और ये मैं भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूं, आप इनसे पूछे क्या हमसे पूछा गया, चाहे हम हमारी सर इसी पे बात करते हैं, जरा पाशा साहब को भी लूप में ले लें। पाशा साहब, सर ये जो डिवीजन दिखाई देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह सारी बार्स एक साइड के ऊपर और कुछ वकला पाकिस्तान की कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से आज एहतजाज भी कर रहे थे डी चौक में, सर ये सोल्यूशन तो नहीं है प्रॉब्लम का? आज पोलराइजेशन की वजह से फर्क पड़ गया है। पहले होता था कि अगर एक वोट से प्रेसिडेंट या ओहदेदार बनता था तो पूरी बार का नुमाइंदा होता था और पूरी बार उसके फैसलों को तस्लीम करती थी, ये बार का फैसला है, और वो बार को साथ लेके चलता था जी। दोनों चीजें साइड बाय साइड होती थी। आज ये है कि ये सूरत हाल नहीं है। एक एक्शन कमेटी बना दी गई, अब वो एक्शन कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो नॉन इलेक्टेड है, अगरचे किसी जमाने में वो इलेक्टेड रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट वो इलेक्टेड नहीं है। और फिर कुछ इलेक्टेड बॉडीज जरूर उनके साथ है, लेकिन क्या उस एक्शन कमेटी की वैलिडिटी क्या है, जबकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का फोरम है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, आपके पास सूबाई बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है। तो ये सारी चीजें मौजूद होने के बावजूद आपको एक्शन कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? वो आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, वो पॉइंट आ गया। बट सर जो सुप्रीम कोर्ट में और जुडिशियल कमीशन में आज जो रिफ्ट दिखाई दी, जो डिवीजन दिखाई दी कि जिस तरह बायकॉट किया गया, सर क्या ये मुनासिब ना होता कि चंद दिन वेट कर लिया जाता? अब एक नया सवाल ये पैदा हो गया ना कि जो नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, जो नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आगे, कल को फुल कोर्ट बनता है, तो क्या ये भी उस फुल कोर्ट का हिस्सा हो गया 26वीं यानी तरमीम पे, या वो पुराना जो नंबर था जजेस का एक नई बहस का, ये भी सर आगाज हो गया ना? साकिब साहब, दो चीजें हैं जी। एक तो ये है कि फुल कोर्ट अब वही बननी है जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, वही जज साहबान, वही फुल कोर्ट है। अनटिल एंड अनलेस आप तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का या कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस का स्टेटस नहीं दे देते। जुबैरी साहब, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है जिसकी हसन रज़ा पाश साहब ने भी निशानदेही की कि 26वीं आईनी तरमीम या फुल कोर्ट वो आईनी बेंच के सामने लगेगा अनलेस अनटिल के तमाम जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया जाए। तो सर मैं फिर बेनिफिशरी का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, हसन रज़ा पाश साहब माइंड कर जाते हैं, लेकिन सर आईनी बेंच तो बना हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद है और वही वो केस सुनेंगे, वही फुल कोर्ट होगा। हाउ इट वर्क्स? मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया वाली बहस बन गई सर। जी बिल्कुल, आपने सही बात, अंडा पहले आया मुर्गी पहले आया, बिल्कुल सही है, आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखिए बेनिफिशरी का लफ्ज मैं भी मुत्तफिक हूँ इस बात से कि बेनिफिशरी नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तख्लीक ही हुई है उसकी इसके अंदर, क्या वो अपनी तख्लीक जिसने की है क्या उसके खिलाफ फैसला कर सकते हैं? देखिए अभी ये भी कहना कबल इस वक्त है, हो सकता है जो हसन भाई बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो कि जी अब यही फुल कोर्ट है, लेकिन ये एप्लीकेशन वहाँ पेंडिंग है अभी, और वो अब उस पर नोटिस हो चुका है कि ये फुल कोर्ट होना चाहिए। ये आईनी बेंच ही फैसला करेगी कि ये वो खुद ही फुल कोर्ट है या फुल कोर्ट है। देखिए फुल कोर्ट, हमारा मुद्दा ये है कि फुल कोर्ट होता है 176 के तहत, आर्टिकल 176 लिखा है चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द, दैट इज फुल कोर्ट। ये आईनी बेंच है, फुल कोर्ट नहीं है। बेंच ऑफ कोर्ट में फर्क है। अब ये देखिए उनकी सवाबदीद है, उनका फैसला, हमसे बात कर सकते हैं, फैसला करना है उन जज साहिबान ने। और देखिए बात ये भी सही है कि देखिए सारे जो जज होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस होते हैं, उनके अंदर तफरीक डाल के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दी गई, और हाई कोर्ट के अंदर भी बेंचेस बना के अपनी मर्जी के जजेस जुडिशियल कमीशन ने बना दिया। सीनियर जज अभी जो इनका एलिवेशन हुआ है खासतौर पर सिंध से, दोनों जज जो थे वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, सीनियर जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के, वो नहीं थे,
वहां कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कोई और हेड है। सुप्रीम कोर्ट में जो तीन सीनियर जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जज उनको फेवर वो जुडिशल कमीशन में जो मेंबरान थे, ये बार काउंसिल के मेंबरान थे, उन्होंने वोट किया और एक जज साहब ने अपने लिए वोट किया कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा करें। देखिए इस माहौल के अंदर हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि 26 यानी तो हम समझते हैं और अक्सर वकील समझते हैं कि आप सही फरमा रहे थे, एक जब स्टेटस था पाकिस्तान बार का ही, अब बैठे हुए हसन रजा पाशा साहब, हम जो बात कर रहे हैं वो आजाद अदलिया के लिए बात कर रहे हैं। हमारा कोई वो मौकिफ नहीं है कि जी चाहे वो किसी पार्टी से उसका ताल्लुक हो। हम कहते हैं ये जो 26वीं आईन तरमीम है इसने अदलिया की आजादी को खत्म कर दिया, सर्व कर दिया। जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, हसन राजा पाशा साहब से कहें, दिल पे हाथ रख के कहें कि ये सब मेरिट पे हुए हैं जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये प्लीज जवाब ना दिया जाए कि जी पहले ऐसे होता था। अभी क्या भाई ब्रादर रिश्तेदार अपॉइंट नहीं हो रहे, अब जजेस हो रहे जो पहले एक इल्जाम दिया जाता था। देखें बात ये है कि हम आजाद अदलिया के लिए बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बार का ये बैठे हुए मेंबर हैं, ये अक्सरियत मेजॉरिटी के मेंबर हैं। क्या हमसे पूछा, हम लोग जो माइनॉरिटी मेंबर है पाकिस्तान बार है, क्या उनसे पूछा गया जो कल रेजोल्यूशन तो होनी चाहिए थी ना, ऑन बोर्ड तो आप लोग को लेना चाहिए था। हमें हमारा मुद्दा तो बयान करें, हमसे कहें कि आप कर रहे हैं, हम उस पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, हम हो सकता है सपोर्ट कर देते, पूछा तक नहीं किया। ये डेमोक्रेसी नहीं है। सवाल रेलेवेंट सा मेरे ज़हन में आ गया, अब दोनों से मुख्तसर सा उसका जवाब चाहूंगा। सर अल्लाह गरीक रहमत करे, अगर आज आसमा जहांगीर साहिबा जिंदा होती तो वो किस तरफ खड़ी होती? वो एहतजाज कर रही होती या वो बार काउंसिल के एलामिये के ऊपर सिग्नेटरी होती? अब देखिए स्पेकुलेशन पे तो नहीं जाना चाहिए, उनकी अपनी सोच है, अपनी फिक्र है। वो अब जहां भी अगर अल्लाह ताला उनको जिंदगी देता तो फिर ज्यादा बेहतर थी कि हम बात कर लेते। अब ये एक ऐसी बात आपने की है जिसको ढूंढना पड़ेगा कि उनका माइंडसेट। इसका जवाब मुझे आजम नजीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। बहुत ज्यादा बेहतर। ये लेकिन सर ये आपकी मुलाकात हो ना तारड़ साहब से, तो मेरी ये गुजारिश आपने उनके आगे रखनी है कि अगर आसमा जहांगीर साहब अल्लाह गरीक रहमत करे आज होती तो कहाँ पे खड़ी होती हैं? जी ज़ोहरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी पहले तो मैं बात करूं कि आप अभी हमारे भाई ने बात की कि हम एक इलेक्टेड बॉडीज का एक कन्वेंशन करके कंसेंसस, कल के बयानी के बाद कौन क्या बलूचिस्तान बार काउंसिल या हम भी उस मीटिंग पे अटेंड करना चाहेंगे। जो फैसला वो पहले कर चुके हैं, कंसेंसस अगर पहले कर लेते तो बेहतर नहीं होता कि आपने 10 तारीख की जो एक हड़ताल की कॉल थी, चाहे वो इलेक्टेड बॉडी है नहीं है, एक एक्शन कमेटी। देखिए वुकला की जो तहरीकें होती हैं वो इलेक्टेड लोग को आ जाते हैं तो आते हैं, वो आम आप देखिए बच्चे आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नहीं है, वो आज बड़ी तादाद में आए। देखिए ये तहरीकें जो होती है ये इलेक्टेड मेंबर से नहीं चलती। हमारी बात ये है कि कल इनके बयान में लिखा है हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। पूछिए हसन रजा पाशा साहब साथ बैठे हैं, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है? ये जो जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है, बगैर ओथ के बाकी लोगों को लाके बिठा दिया गया ताकि वहां एक बंदे को चीफ जस्टिस ना बना जाए। आज जस्टिस हसन औरंगजेब को 181 के लिए सदर को सिफारिश कर दी गई है कि उनको एक्टिंग बना दिया जाए ताकि वहां से एक जो लाहौर से आए या कहीं और से आए उनको चीफ जस्टिस। जो ये जज साहब ने अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बनाई थी, वो सिंध से जज साहब जो थे और जो लाहौर के थे उनको, हमारी यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी सीनियर जजेस की होती है। आई एम श्योर पिंडी में हर जगह जहां प्रैक्टिस करते, ये मैंने पहली दफा सुना कि जूनियर जज वहां से ट्रांसफर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का हिस्सा हो गए। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है। ये वैसे जुबैरी साहब, अगर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी चीफ जस्टिस बन जाते इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो प्रॉब्लम कोई नहीं था आज सच। वैसे वो भी देखिए मुझे नहीं मालूम वो प्रॉब्लम था या नहीं था, क्योंकि ये जो उन्होंने तरमीम कर दी उसके अंदर 3 सीनियर जजेस में से चुनना है, उन्होंने सीनियरिटी उन्होंने फिक्स कर दी। ये जो अब एलिवेट हो गए चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने उनको डोगर साहब को सीनियर कर दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से। तो उन तीनों में से चुनना है। तो हमें मालूम है ये लाए इसलिए गए कि उनको मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ये बेहतर बता सकेंगे, उनको चीफ जस्टिस शायद नहीं बनाना, क्योंकि मैं तो ये यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ के बहुत बड़े वकील हैं, तो ये बेहतर बना सकेंगे कि क्या ये मामला आप सारा कुछ हसन रजा पाशा साहब पे फेंकी जा रहे हैं, हर चीज आप, हर बॉल आप उनके कोर्ट में फेंकी जा रहे हैं। नहीं ऐसे क्योंकि ये यहाँ होते हैं ना, इनको मालूम है कि बड़े। जुबैरी साहब, पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। नाज़रीन, हसन रजा पाशा साहब, जनाब अभी जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस पे मैं क्या तबसरा करूँ, इस पे मैं क्या कहूँ, सिर्फ एक सिंपल सी एक गुजारिश ही कर सकते हैं पाकिस्तानी होने के नाते कि एटलीस्ट कुछ नॉर्म्स रहना चाहिए, कुछ चीज़ों को जिस तरह चलती आ रही थी उनको वैसे चलते रहना चाहिए। हाँ, इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन इतनी एब्रप्ट रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी या मुझ जैसे लोग, हम जैसे लोग
उसको डाइजेस्ट ही ना कर सके, उसको समझ ही ना सके। कम से कम टॉक टू अस, समझाइए हमें कि व्हाट यू गाइस वांट। द गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, समझाइए हमें एटलीस्ट कि व्हाट यू गाइस वांट आउट ऑफ अस, एंड हमें किस ट्रैक पे ये मुल्क और कौम को लेके जाना चाहते हैं। आप लोग लीडर्स हैं, आप लोग लीड कर रहे हैं। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।